नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज नेशनल इनकम सीरीज का वीडियो नंबर 8 होगा और एक वीडियो इसके बाद और आना है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे साधन आय, जिसको कि कारक आय भी कहा जाता है। हिंदी में साधन आय भी कह सकते हैं, कारक आय भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे फैक्टर इनकम कहा जाता है। और दूसरा हस्तांतरण आय, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर इनकम कहते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। हालांकि जो साधन आय है यानी कि फैक्टर इनकम, इसको इस बार 2020 में जैक बोर्ड क्लास 12 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसलिए केवल साधन आय के बारे में अगर बात करें तो इसकी संभावना घट जाती है, लेकिन डिफरेंस अगर पूछने का होगा कि साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है, तो यहां पर इसकी संभावना बढ़ती है। फिर हस्तांतरण आय, चूंकि पिछले बार यानी इस बार, पिछले बार नहीं कर सकते, इस बार साधन आय पूछा है, तो हो सकता है ये 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा आप लोग का, उसमें हो सकता है आपको हस्तांतरण आय पूछ दे। और नहीं भी पूछे तो भी इसको जानना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज होता है और इसका नेशनल इनकम में कई जगह यूज हुआ है। आप लोग पीछे के वीडियो को देखे होंगे तो बहुत जगह साधन आय और हस्तांतरण आय का यूज हुआ है। इवन आप फिर पढ़ेंगे, प्रोडक्शन चैप्टर है, कॉस्ट चैप्टर है, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसलिए जानना जरूरी है। इसको जानिएगा और इजी भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच के डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच के डिफरेंस को पढ़ना है। ट्रांसफर इनकम को क्या कह रहे हैं, इधर वाले को हस्तांतरण आय कह रहे हैं, और इधर वाले जो फैक्टर इनकम है इसे क्या कहा जा रहा है, कारक आय और साधन आय भी। दोनों में से कोई एक चीज को आप लेकर के चलेंगे। साधन आय और जो हस्तांतरण आय है, इसके बारे में जो चार पॉइंट दिया गया है, देखिएगा पॉइंट समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर कोशिश करता हूं कि एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा जो बेसिक चीज है उसको आप लोग के समक्ष रख दें, ताकि ये पूरे पॉइंट को समझना आसान हो जाए। आप सोचिए एक नजरिए से कि कोई आदमी कोई मेहनत करता है, जैसे आप ले लीजिए एक मजदूर को। मजदूर शब्द से ही पता चल रहा है कि ये काम करेगा, कहीं भी काम कर सकता है, खेत में भी काम कर सकता है या कोई फैक्ट्री में काम कर सकता है, कहीं भी काम करेगा। तो क्या इसके काम के बदले इसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके काम के बदले इसे जो पैसा मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, मजदूरी कहेंगे। इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको वेज कहा जाएगा। मजदूर को यहाँ क्या कह रहे हैं, लेबर कह रहे हैं। तो कोई भी लेबर है, उसको जो हम वेज देते हैं तो ऐसे में नहीं देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, इसके काम के बदले ये देते हैं। तो ये इनकम जो होगा, इसको जो दिया जा रहा है, इसके कार्य के बदले दिया जा रहा है, इसके सेवा के बदले दिया जा रहा है। ऐसे ही इनकम को हम इसमें रखेंगे। किस में रखेंगे बताइए, किस इनकम में रखेंगे? साधन आय में रखेंगे। किस में रखेंगे? साधन आय में रखेंगे। लेकिन एक ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको चंदा मिल गया, चंदा मिल जाए या दान मिल जाए, या आपको वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, ये जो रकम मिलता है किसी को, ये भी एक तरह से आय ही है। लेकिन इसके बदले कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, ये फ्री का है, ये इनकम फ्री का है, इसमें कोई वैल्यू क्रिएट भी नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर खेत में जब काम होगा तो एक वैल्यू क्रिएट होगा, इसलिए उसके बदले हम ये उसको प्रदान करते हैं। तो ऐसे इनकम को हम रखेंगे किसमें, साधन आय में, जबकि ये वाला इनकम किसमें आएगा, हस्तांतरण आय में आएगा। ये हम एक बेसिक बताए कि ये काम के बदले दे रहे हैं, ये इनकम काम के बदले दे रहे हैं, और ये बिना काम के बदले दे रहे हैं। तो जो बिना काम के बदले पैसा आपको आता है, वो पैसे को रखेंगे हस्तांतरण आय में, और जो काम करके मेहनत मजदूरी करके आप पैसा प्राप्त करते हैं, उसको हम रखेंगे कारक आय में। तो ये एक बेसिक चीज हम बताए डिफरेंस में। अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट
इसमें 4 पॉइंट है, इसमें भी 4 पॉइंट है, इस पर प्रकाश डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या मैंने लिखा है, वह आय, ध्यान देंगे, वह आय जो उत्पादन के साधनों को, ये उत्पादन के साधन यहां लिखा हुआ है, को उसके कार्य अथवा सेवा, आप कोई कार्य करते हैं या कोई सेवा देते हैं तो उसके बदले में जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, कारक आय कह रहे हैं या साधन आय कह रहे हैं। इंग्लिश में द इनकम रिसीव्ड बाय प्रोडक्शन फैक्टर, द इनकम रिसीव्ड बाय प्रोडक्शन फैक्टर फॉर हिज वर्क और सर्विसेज, द इनकम अर्न बाय प्रोडक्शन फैक्टर्स फॉर इट्स वर्क और सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इसमें इंग्लिश में तो एक ही है। तो कोई भी फैक्टर है, प्रोडक्शन का फैक्टर है, उसके वर्क या उसके सर्विस के बदले जो भी उसको इनकम रिसीव्ड हो रहा है वही इनकम क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम कहलाएगा। और इस पार्ट में द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड बाय प्रोडक्शन फैक्टर इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। द इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट एनी वर्क और सर्विसेज, द इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी वर्क एंड सर्विसेज, बिना कोई वर्क दिए ना बिना कोई सर्विस किसी को दिए, फिर भी आपको अगर पैसा आ जाता है तो वो पैसा भले आपका इनकम हो गया, लेकिन उस इनकम को हम फैक्टर इनकम नहीं कहेंगे, उसको ट्रांसफर इनकम कहेंगे। और वो एक तरह से बड़ा इकोनॉमिक्स में उस इनकम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो ऐसे इनकम जो फ्री में मिला है, बिना कोई वर्क का, बिना सर्विस का प्राप्त हुआ, उस इनकम को नेशनल इनकम में नहीं काउंट किया जाता है, वहाँ पर उसको निकाल दिया जाता है। जबकि आप मेहनत करके जो पैसा कमाए हैं, आपको वेज मिला है या कहीं आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट भी ऐसे नहीं होता, वहाँ पर रिस्क उठाना पड़ता है, या आपको इंटरेस्ट मिलता है, या आपका कहीं लैंड किसी प्रोजेक्ट में लगा हो उसके बदले रेंट मिल रहा है, तो इस प्रकार के इनकम को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और इस मेहनत के बदले यदि आप हमको पैसे देते हैं तो ये इनकम फैक्टर इनकम कहलाएगा, साधन आय कहलाएगा, और इस इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। लेकिन किसी को आप पैसे दे दिए बिना कोई काम लिए तो भले वो पैसा उसका इनकम हुआ, लेकिन वो इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना चाहिए। सेकंड पॉइंट में आते हैं, एग्जाम्पल ले लिए, लगान। क्या है लगान, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये लगान क्या होता है और मजदूरी क्या होता है। हालांकि इसकी चर्चा मैंने पीछे भी कई वीडियो में किया है। तो जैसे ये जो भूमि होता है ना, ये भूमि यहां जो लिखा हुआ उत्पादन के साधन, तो ये किसी भी उत्पादन के, किसी भी जैसे फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री जब लगाइएगा तो हवा में नहीं लगाइएगा, इसके लिए क्या चाहिए आपको, भूमि चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे। तो ये हो गया भूमि, तो भूमि चाहिए आपको फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ये भी उत्पादन के साधन है। उसके बाद ये फैक्ट्री जब आप खड़ा करेंगे तो इसमें लोग काम करेंगे, वर्कर लगेंगे, यानी कि क्या लगेंगे, मजदूर। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, लेबर। ठीक है। उसके बाद इस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए आपको पैसा लगेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा, बिना पूंजी का काम नहीं चलेगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैपिटल। और इस फैक्ट्री को रन करने के लिए एक उद्यमी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एक साहसी की जरूरत होगा जो सबको हैंडल करे, तो यानी एक साहसी भी है। ये उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण, इसको एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण साधन है किस चीज का, उत्पादन के ये साधन है। और इसी को, इसके कार्य के बदले भूमि भी का भी यहाँ योगदान है। बिना भूमि का ये फैक्ट्री नहीं चल सकता है, बिना मजदूर का भी फैक्ट्री नहीं चल सकता है, बिना पूंजी लगाए तो फैक्ट्री खड़ा ही नहीं हो सकता है। और इस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए कौन है, साहसी है। तो ये चारों के सामूहिक प्रयास से ये फैक्ट्री चलेगा और फैक्ट्री में इनकम आएगा। अब जब ये फैक्ट्री में पैसा आएगा
तो ये पैसा भी इन्हीं चारों के बीच बंटना है। भूमि को जो मिलेगा उसको हिंदी में लगान कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। मजदूर को जो मिलेगा उसको क्या कहा जा रहा है, मजदूरी, इंग्लिश में इसी को वेज कहते हैं। पूंजी को जो मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, ब्याज, इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं। और लास्ट साहसी है, इसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। हानि को हम काउंट करके नहीं चलते हैं, यानी कि प्रॉफिट, क्योंकि हानि के लिए कोई काम नहीं करता, भले हानि हो जाए। तो ये चारों उत्पादन के साधन हैं, और इन उत्पादन के साधनों को ये सब जो मिल रहा है ये क्या कहलाएगा, साधन आय कहलाएगा। इसलिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। ये चारों क्या है, उत्पादन के साधन की आय है, यानी इसको हम साधन आय कह सकते हैं या कारक आय कह सकते हैं। जबकि इस और किसी को चंदा देते हैं तो वो बिना काम किया ऐसे आ गया, खड़ा हो गया दरवाजे के सामने, उसको हम चंदा दे दिए। या कहीं हम जाते हैं तीर्थ स्थल वगैरह, धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहां पर हम दान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कोई काम कर दिया और हम उसको पैसे दिए, ऐसे दे देते हैं। तो वो दान उसका इनकम भले हो गया, लेकिन वो इनकम उसका कमाया हुआ नहीं है, वो मेहनत नहीं किया है। ऐसे इनकम को हम इस और नहीं रखेंगे, उसको हम फैक्टर इनकम नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर इनकम कहेंगे। वृद्धा पेंशन, वृद्ध आदमी है, नहीं काम करता है, फिर भी लमसम 1000 रुपया अभी के समय में हर महीने उसको दिया जाता है, लेकिन वो उसके बदले कोई काम नहीं कर रहा है। हमको लगता है वो वृद्ध आदमी इस पेंशन के बदले अगर रस्सी भी बांट करके दे देता ना सरकार को, तो होता कि चलो एक काम किया तो हम उसको दे रहे हैं, तब वो इस और आ जाता, फैक्टर इनकम में आ जाता है। लेकिन कोई काम नहीं करता, फिर भी हम उसको पैसे देते हैं, सरकार देती है, इसलिए इस इनकम को भी हम किस में रखेंगे, ट्रांसफर इनकम में रखेंगे। छात्रवृत्ति, हालांकि कहिएगा कि छात्र तो मेहनत करता है, बहुत तेज होता है, तो उसके पढ़ाई के लिए, उसके मेहनत के लिए हम छात्रवृत्ति देते नहीं। तुम मेहनत कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तुमको नौकरी लगेगी, जब नौकरी तुम करने जाओगे तो तुमको उसके बदले सैलरी मिलेगा, वहां काम करोगे सैलरी मिलेगा। सरकार ने आपको छात्रवृत्ति दिया, आप सरकार के लिए क्या कर रहे हो, कमिटमेंट करो सरकार से कि अभी आप छात्रवृत्ति हमको दीजिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना छात्रवृत्ति दीजिएगा, जब मेरा जॉब लगेगा आप सैलरी में वो छात्रवृत्ति काट लीजिएगा। ऐसा कोई कमिटमेंट कीजिए, देखिए वो इधर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई होता है, कहीं होता है क्या? छात्रवृत्ति में जो पैसा मिलता है छात्रों को, नौकरी लगने के बाद सरकार दिए हुए पैसे को वापस लेती है? नहीं लेती है। तो इसलिए इसको भी हम रखते हैं किसमें, ट्रांसफर इनकम में, यानी हस्तांतरण आय में रखते हैं। मार्केबल चीज एक और है, इसे अर्जित आय भी कहा जाता है, यानी ये कमाया हुआ चीज है। ये जो इनकम है कमाया हुआ है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी बताए पढ़ा रहे हैं, तो ये मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले अगर आप हमको पैसे देते हैं तो ये इसमें आएगा, ये मेरा कमाया हुआ है। लेकिन ये सब जो है ये कमाया हुआ पैसा नहीं है, बात समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इट इज कॉल्ड अर्न इनकम, इट इज नॉट कॉल्ड अर्न इनकम। इट इज कॉल्ड अर्न इनकम, इट इज नॉट कॉल्ड अर्न इनकम। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ध्यान देंगे। कौन इनकम को? फैक्टर इनकम को। फैक्टर इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये सब जो है ना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। आप निकाले भी थे जीडीपी एफसी, इसमें यही था, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यहां तक चलते हैं। जीडीपी एफसी भी नहीं कह सकते हैं, इसको सीधे कहिए एनडीपी एफसी। जीडीपी एफसी रहेगा तो इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट शामिल रहेगा। ये हो गया आपका एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। अब इस एनडीपी एफसी में यानी कि एनएनपी एफसी जब निकालिएगा तो जो आपका एनडीपी एफसी आया उसमें एनएफआईए को जोड़ देंगे, तो फिर ये क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। हाँ, आप ये भी कह सकते थे जीडीपी एफसी भी कह सकते हैं, लेकिन जब जीडीपी एफसी लेंगे तो ये चारों के साथ आपका एक और ऐड होगा, जो कि क्या होगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी कि मूल्यह्रास। तो ऐसा होता है।
तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। एनएनपीएफसी क्या है, एक तरह से राष्ट्र क्या है। तो जितना भी फैक्टर इनकम है वो राष्ट्रीय आय का भाग होता है, और जितना ये सब है ये सब राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता है। याद रखेंगे, साधन आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आप 4 ऑप्शन दे सकता है, 4 ठो दिया रहेगा, उसमें हो सकता है 3 इधर से ले ले, 1 इधर से ले ले, और कह देगा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। तो इधर वाला कोई भी चीज है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कीजिएगा, इधर वाला राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। बात समझिए, कई क्वेश्चन बनेगा आप लोग को। तो ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ऑब्जेक्टिव में जब राष्ट्रीय आय चैप्टर को आप रिवाइज करोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव में जरूर इस तरह का कुछ क्वेश्चन बना होगा। आप लोग को सहूलियत होगी ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करने में। अब प्लस डिफरेंस पूछेगा तो वहां भी काम हो जाएगा, या सिंगल फैक्टर इनकम पूछ दिया है, ट्रांसफर इनकम पूछेगा तो वहां पर भी आपको सहूलियत होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। आप लोग की तरफ से लाइक बहुत कम आता है, इसलिए समझ में नहीं आता है क्या हो रहा नहीं हो रहा। हालांकि मेरे पास फैसिलिटी थोड़ा कम है, मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, और भी कई तरह की चीज़ें आ जाती है। खैर जो है आप लोग के लिए मैं वीडियो लाता हूँ। आप लोग का कोऑपरेशन मुझे चाहिए। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।